कोई भी मुझे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कंफर्म करना। हाँ यस सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। ओके ठीक है सर। चलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो गुड इवनिंग किस बात का सर? गुड इवनिंग इस बात का कि हम लोग इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एडवांस लेवल ऑफ डिस्कशन है वो चल रहा है, जैसे कि थ्योरी ऑफ मार्केट। मार्केट में अगर बात कर रहे हैं तो फिर मार्केट इन द सेंस, जैसे कि जो लोग प्रीवियस क्लासेस में थे उनसे ऑल नो कि सर मार्केट इन द सेंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना सर। मार्केट इन द सेंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। आई होप कनेक्टेड हो रहे हो, ठीक है। ऑलिगोपोली मार्केट। तो हम लोग करेंट डिस्कशन जो कर रहे हैं तो वेरी वेरी फेमस मार्केट टॉपिक दैट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हम लोग अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, है ना सर। जैसे आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जैसे सब्जी मार्केट, फूल मार्केट, मछली मार्केट, ग्रोसरी मार्केट, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन का एक सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या होता है? एनीवन सर? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस का सबसे बड़ा कैरेक्टर कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में ये कैरेक्टर के बिना वो तो हो ही नहीं सकता। सेम प्राइस प्रीवियस होता है। हाँ बोल। हाँ प्राइस सेम प्राइस, हाँ प्राइस ऑलमोस्ट सभी चीजों का सेम रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट, होमोजेनियस प्रोडक्ट। बट एक चीज तू मिस कर रहे हैं आयन, आज नंबर ऑफ उसमें सेलर कोई एंड भी आ बायर। सकता है और कोई भी जा हाँ, सकता है। नहीं सर, सबसे इम्पोर्टेंट और पहला बात, लार्ज Number नंबर of ऑफ sellers. बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर। ये चीज सबसे पहले बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब ये ऐसा एक मार्केट है जहां पर बहुत सारे लोग सेल करने के लिए है और बहुत सारे लोग खरीदने के लिए है। तो वो परफेक्ट कंपटीशन कॉम्पिटिटिव मार्केट का पहला कैरेक्टर हो। उसके बाद होमोजेनस प्रोडक्ट होगा, कभी भी आना कभी भी जाना, मतलब आप इजीली एंट्री ले सकते हो। इजी एंट्री इजी एग्जिट, मतलब आपको जब मन होगा आप मार्केट में एंट्री करो, आपको जब मन होगा आप मार्केट से बाहर निकलो, कोई कुछ बोलने वाला भी नहीं है, और घुसना भी आसान, बाहर निकलना भी आसान। ये है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस। जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास अगर किसी का नहीं हुआ था उनको मैंने शेयर किया था, एक बार देख लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली रेशमा आज ये ज्वाइन नहीं किया, नेहा भी ज्वाइन नहीं किया, उन लोगों को भी मुझे एक बार बताना पड़ेगा प्रीवियस क्लास, या फिर मुझे मैंने शेयर किया था लग रहा है। रेशमा तुम्हें शेयर किया था मैंने प्रीवियस ये रेवेन्यू और मार्केट का जो एक दो क्लास था? हाँ सर। देखा था आपने? हाँ सर। ओके, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, चलो तो फिर आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि क्या क्या डिस्कशन हो गया था, जैसे एक सिंपल बात था, मानो कि आप ग्रोसरी बिजनेस करते हो या फिर आप मैगी का बिजनेस करते हो, ठीक है। नूडल्स का, मैगी नहीं बोलना चाहिए, मैगी तो एक सिंगल कंपनी हो जाता है, नूडल्स का मार्केट सब कॉम्पिटिटिव मार्केट है। मतलब ये नहीं तो वो होगा, वो नहीं तो दूसरा कोई होगा, खरीदने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे और बेचने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे। इस तरह का मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन किया जाता है। जैसे हम लोग बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन, मतलब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, मतलब मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड भी है और मार्केट में प्रोडक्ट का सप्लाई भी है, और उसके ऊपर बेस करके प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा। याद है सर, हम लोग पार्ले जी बिस्किट्स का प्राइस डिटरमाइन किए थे, याद है यस आप लोग सर। को? यस हाँ सर। है ना, Yes, पार्ले जी बिस्किट्स 3 टका दाम हुआ था ना सर, 3 रुपीज। हाँ, जो 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 बायर होते हैं वो क्या चाहते हैं हमेशा, जो बायर या कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मैं सस्ता में लूं कि महंगा में लूं? बताओ सर। सस्ता में। बायर चाहते हैं कि सस्ता में लूं, और जो सेलर है वो क्या चाहते हैं? बेसी दामे बिक्री कर दे। ज्यादा दाम में बेचे, ठीक है। लेकिन क्या किसी का मर्जी चलता है क्या? मतलब नहीं सर। तो फिर किसका मर्जी चलता है? मर्जी किसका होता है फिर? ना बायर का ना सेलर का, तो फिर मार्केट का जो हाँ सर, मार्केट। थैंक यू रौनक, थैंक यू आयन, सभी ने सही बोल रहे सर, थैंक यू स्नेह। मार्केट का मर्जी चलता है, मतलब मार्केट डिसाइड करता है कि दाम क्या होना चाहिए। ना तो बायर जीतेगा ना तो सेलर जीतेगा, दोनों में कंपटीशन चलेगा। इसीलिए तो नाम भी है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। नाम देखो ना, हर ऐसे बोला जाता है जब बच्चा जन्म लेता है तो ऐसे कहा जाता है सर कि जब कोई भी बच्चा घर में जन्म लेता है तो नाम बहुत सोच समझ के देना चाहिए। क्यों बोलो तो? क्योंकि नाम से कैरेक्टर का जन्म लेता है, मतलब आपका नाम और आपका कैरेक्टर कनेक्टेड होना चाहिए। अब वो अलग बात की
हर किसी का नाम के साथ उसका कैरेक्टर मैच नहीं करता, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट वो एक्सेप्शनल हो गया। बट इसीलिए नाम, जैसे यहाँ पर नाम है परफेक्ट कंपटीशन, तो नाम के साथ इसका जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो मैच होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को आगे का बात बढ़ाता हूँ। आज कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक एक करके बात को बढ़ाते हैं सर। स्क्रीन शेयर है क्या? यस सर। ओके। नोमिता को समझ आ रहा है? नोमिता बात ज्यादा करता नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। बोलो नोमिता, तुम भी। यस सर। तुमने प्रीवियस क्लासेस जो था वो सब देख लिया था क्या? रेवेन्यू का जो चैप्टर डिस्कशन था और परफेक्ट कंपटीशन का पहला पहला जो भी था, मैं रौनक को भी दिया था, तुम्हें भी हाँ। शेयर किया था, देखा था? हाँ सर। हाँ सर। ओके, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। स्नेहेश को मैं शेयर करूंगा, स्नेहेश संपत को भी मुझे करना है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कॉम्पिटिटिव मार्केट हम लोग ये सब डिस्कशंस कर चुके हैं। कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इसका कैरेक्टर क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका कैरेक्टर बहुत वाइटल कैरेक्टर है, एक एक कैरेक्टर वाइटल है। फिर हम लोग ये भी चूज किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था कि परफेक्ट कंपटीशन में इसका प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू डिमांड। ये भी हम लोगों ने प्रूव किया था कि किस तरह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस, उसका एवरेज रेवेन्यू, उसका मार्जिनल रेवेन्यू और उसका डिमांड कर्व क्यों एक ही लाइन में आ जाता है, एक ही लाइन में आ जाता है। इसका भी हम लोगों ने क्लास में डिस्कशंस कर चुके हैं। फिर धीरे धीरे एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आया, ठीक है। एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट में जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब किस तरह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, सब्जी मार्केट हो, फ्रूट्स का मार्केट हो, जो भी आप लोग जानते हो, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप नूडल्स मार्केट ले लो, ठीक है, नूडल्स मार्केट, ऐसे तिब्बत का है नूडल्स मार्केट, जानते हो सर? नूडल्स वगैरह तिब्बत में बहुत फेमस है। तिबेतान मार्केट जो होता है, जो अभी चाइना का कॉलोनी बन गया है, ऐसे हमारे इंडिया में भी कुछ कनेक्शन है, जैसे दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सब एरिया में आपको दिखेगा। ये सब नूडल्स मार्केट है। ये देखो सर, वहां पर नूडल्स का फैक्ट्री, ये सब भी क्या आ जाता है, ये सब भी एकदम क्या हो जाएगा सर, एकदम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वैसे हमारे अगर बिजनेस वाइज देखे तो नूडल्स में मैगी बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते हो। अब सवाल क्या है सर, मेरे को कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि मैगी जब अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करता है तो उसको क्या चूज करना पड़ता है, उसको इंडस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ता है। ये देखो सर, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था पार्ले जी बिस्किट के साथ साथ कि किस तरह से पार्ले जी अपना प्राइस को 3% बनाया। ठीक है, पार्ले जी कंपनी क्यों अपना प्रोडक्ट का प्राइस 3% बनाया, बिकॉज एक तो देखो सर, कंपनी का भी अपना पॉलिसी है कि वो प्राइस को कम करके मार्केट डिमांड को ठीक रखना चाहते हैं, वॉल्यूम में बिजनेस करना चाहते हैं। बट फिर भी अगर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि हम प्रोडक्ट को इसी दाम पे रखेंगे ताकि मेरा सेल भी सही हो, तो आप देख सकते हो, और मेरे को लॉस भी ना आए। अगर वो प्राइस को 4% या 5% करेगा तो फिर डिमांड गिर जाएगा। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट था, बिकॉज पार्ले जी के लिए ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे हुआ था और उसके रिगार्डिंग, और ये भी हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिटिव में देख लिया था कि किस तरह से इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और किस तरह से फार्म जो है वो प्राइस टेकर है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर एंड फार्म हो गया प्राइस टेकर, मतलब जो फार्म में बिजनेस करता है, सब्जी वाले जो होते हैं। हाँ सर, याद है वेजिटेबल मार्केट्स, ये वाला वेजिटेबल वाले को याद कर लेते, रुको, वेजिटेबल मार्केट। आई होप कि वही वाला बंदा आ जाएगा जिनको देख देख के हम लोग पूरा का पूरा मार्केट पढ़ लिए। कहाँ चला गया ये वाला भाई साहब? क्या मैं सही चुना ना सर? यही वाला है ना, इन्हीं को हम लोग बार बार ज्यादा देखते हैं। हाँ सर। हाँ एकदम। तो ये भाई साहब के लिए, ये जो भी दाम पे प्रोडक्ट बेच रहा है, ये प्राइस टेकर है कि प्राइस मेकर है? ये भाई साहब प्राइस टेकर है कि प्राइस टेकर है? प्राइस टेकर है ना? प्राइस मेकर कौन है सर? मार्केट है ना? मार्केट प्राइस टेकर मार्केट है। तो दीज आर ऑल आवर प्रीवियस क्लास डिस्कशन। मैं बस आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ और कुछ नहीं। फिर उसके रिगार्डिंग किसी का बैकग्राउंड नॉइज है, कोई म्यूट नहीं करके रखा, म्यूट कर दो सर। मतलब म्यूट अनम्यूट ना करते रहते हैं ना, जब भी पूछूं तो अनम्यूट करना, बोलना और फिर म्यूट कर देना। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हो सर? क्लास रिकॉर्डिंग करते हैं,
बाद में किसी को जरूरत होगा तो वो बाद में सुनेगा, इसीलिए, और कुछ नहीं। और अगर सबके घर का अपना अपना बैकग्राउंड नॉइज आता जाए तो फिर गया सर काम से। ओके, समझ में आ गया ना सर सबको, बस और कुछ नहीं। तो इंडस्ट्री प्राइस मेकर, फार्म प्राइस टेकर, एंड उसके हिसाब से ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो चुका था। अच्छा, फिर हम लोग प्रीवियस क्लास में इक्विलिब्रियम भी देखे थे, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। किस तरह से फार्म अपना आपको इक्विलिब्रियम बनाता है, मतलब बिजनेस को कब तक वो चला सकता है, बिजनेस को किस सिचुएशंस में वो इक्विलिब्रियम बना सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। हाँ सर, याद आ रहा है? इसमें 3 स्पेशल पॉइंट था कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस होते हैं ये शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट कर सकता है ना, शॉर्ट रन में सुपर प्रॉफिट कर सकता है, लॉन्ग रन में ये नॉर्मल प्रॉफिट करेगा, और अगर कुछ नहीं कर पाएगा शॉर्ट रन में ये लॉस भी कर सकता है, मतलब ज्यादा जल्दी इधर टिक नहीं पाएगा, और लॉस या सुपर लॉस, मतलब सिर्फ लॉस नहीं, सुपर लॉस करेगा। और उसका भी एक एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एवरेज रेवेन्यू को ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट होना चाहिए, एवरेज रेवेन्यू को एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए, और एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से नीचे आ जाए तो उसको लॉस झेलना पड़ता है। क्या याद आ रहा है सर? बोलो ना सर थोड़ा सा। ये सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस क्राइटेरिया। ओके सर। और Yes, sir. उसके रिगार्डिंग ये सब ग्राफ भी था, है ना, कि किस तरह से हम लोगों ने अलग अलग ग्राफ में ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट, हाँ सर, ये सब इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, ये तीनों पॉइंट तो फ्रूट सेलर के हिसाब से हम लोगों ने देखा था, ये तीनों पॉइंट बहुत ही अच्छा चर्चा हुआ था। फिर ये शॉर्ट रन के साथ साथ हम लोग लॉन्ग रन में बात कर रहे थे, शॉर्ट रन के साथ साथ हम लोग लॉन्ग रन में भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग रन में एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस क्या प्रॉफिट करता है, नॉर्मल प्रॉफिट करता है। किस तरह का प्रॉफिट करेगा सर? नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज से फॉर एग्जांपल आप एक सब्जी वाले हो, चलेगा ना सर? सब्जी वाला बनने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे किस चीज का नहीं दिक्कत सर। सर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल बेच के बिग बास्केट को देखा सर? हाँ, बिग बास्केट को देखा आप लोगों ने? टाटा ने इन्वेस्ट कर दिया बिग बास्केट में। हाँ सर। बिग बास्केट टाटा का एक ये हो गया सर, मतलब बेसिकली डील हो गया। टाटा आइज कॉस्ट सिनर्जीज पोस्ट बिग बास्केट डील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टू वर्क क्लोजली विद बिग बास्केट फॉर विन विन सिनर्जीज। ठीक है, आप देख सकते हो बिग बास्केट 1 mg ये सब में टाटा का इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब टाटा और बिग बास्केट अभी एक ही जैसा हो गया। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो ना कि कितना वाइटल है। सब्जी बेचने में कोई बुराई नहीं है, बस आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए। ठीक है, सब्जी बेचो, फ्रूट्स बेचो, जो बेचना है बेचो। अगर आपको कोई बोलते हैं बचपन में कि बड़ा होके क्या बनेगा रे, सब बोलता है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। अरे सर बिजनेसमैन कौन बनेगा फिर? क्योंकि बिजनेसमैन होगा तभी ना उसी बिजनेस का चार्टर्ड बनेगा। जो भी हो बात समझो। मेन पॉइंट बहुत सिंपल है कि आलू प्याज बेचने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप उसको एक फैशनेबल वे में एक मतलब एक अपर लेवल में सोच सकते हो तो क्या बुराई है सर? कोई बुराई नहीं है। तो पॉइंट एकदम सिंपल है कि ये जो भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस करेगा या इस मार्केट में जो भी होगा, उसको शॉर्ट रन हो, शॉर्ट रन में वो उसके पास 3 ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, शॉर्ट रन में उसके पास 3 ऑप्शंस रहेगा। 3 ऑप्शंस क्या क्या हो गया सर? शॉर्ट रन में वो नॉर्मल प्रॉफिट भी करेगा, शॉर्ट रन में वो सुपर प्रॉफिट भी करेगा, और शॉर्ट रन में वो लॉस भी खाएगा। बट जब बात आ जाता है लॉन्ग रन का, लॉन्ग रन का ये पॉइंट में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, इसलिए मैं अभी इसी से डिस्कशन चालू करूंगा। आज 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है आपको परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस का। एक लॉन्ग रन ऑफ द इक्विलिब्रियम, मतलब किस तरह से एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस लाइक सब्जी वाले का बिजनेस हो, जो भी आपके सामने है, इसका इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में कैसे आएगा। जिनका पहला क्लास मिस है थोड़ा दिक्कत जरूर होगा सर, इसलिए मैं बोलूंगा पुराना जो 1-2 क्लासेस है प्लीज एक बार कर लेना। और सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है सप्लाई कर्व, मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो सप्लाई कर्व है, ठीक है, वो कैसे बनता है। ये भी अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मतलब इतना देर तक हम लोग बायर के तरफ से सोच रहे, मतलब सेलर के तरफ से सोच रहे हैं, बायर की नजर से मतलब डिमांड को देख रहे हैं, और ये सप्लाई कर्व को भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, लेकिन सर सप्लाई में आने से पहले थोड़ा सा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होता है इसका चर्चा 2 मिनट कर लिया जाए। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, थोड़ा सा समय रखो। देखो सर नॉर्मल प्रॉफिट, सर सवाल ये है कि
एक बिजनेस जब सब्जी वाले या फिर बिग बास्केट भी बन, जो भी सोचो आप, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं सर, ये सब्जी वाला जो मार्केट में है, ये जो सब्जी वाला हम लोग मार्केट में देख पा रहे हैं, ये सब्जी वाला जो सब्जी बेचते हैं, क्या बिग बास्केट कोई अलग सब्जी बेचते हैं सर, या सिमिलर टाइप नहीं ऑफ सर। बेचता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बिग बास्केट के लिए, बिग बास्केट और ये दोनों एक ही इंडस्ट्री का है? बिग बास्केट जब सब्जी बेच रहा है, जब वेजिटेबल सेल कर रहा है, और ये जो सब्जी वाले भाई सर, साहब जब, हाँ हाँ बोलो, सेम सेम मार्केट का, सेम इंडस्ट्री का है, तो फिर ये एक दोनों का कॉम्पिटिटर एकदम आराम से बन जाएगा, है ना। जैसे आराम से ना, जैसे अभी देखो ना, जैसे बहुत ज्यादा लॉकडाउन वगैरह हो जाता है, तो हम लोग नॉर्मल मार्केट में लेना थोड़ा कम पसंद करते हैं, तब ऑनलाइन ऑप्शंस ज्यादा सोचते हैं, है ना, एकदम नॉर्मल बात है। हम लोग जो लोग स्पेशली सिटीज में जो लोग रहते हैं, उनके लिए तो ऑनलाइन का ऑप्शंस होता है। हाँ, जो लोग थोड़ा सा छोटा शहर या गांव में होते हैं, जैसे मेरे जो नेटिव जो है, ठीक है, वहां पर माँ पापा वो लोग थोड़ी ना बिग बास्केट से लेगा, उनके लिए जो लोकल मार्केट है वो एनफ है, लॉकडाउन में भी इतना भी दिक्कत नहीं होता है। बट बिग सिटीज लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, या फिर इससे भी थोड़ा सा छोटा शहर में भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं, जैसे कि जमशेदपुर, आसनसोल वगैरह में भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपके सामने ये ऑप्शंस भी जब आ जाता है, तब आप क्या करोगे भाई, चलो भाई बिग बास्केट से ही देखते हैं। जैसे मैंने भी लिया बीच में दो एक बार, लेकिन जब से अनलॉक हुआ, थोड़ा बहुत मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तब मैंने मार्केट को ही अपना पसंद माना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत दाम ज्यादा लगता है, और सब्जी में ना वो क्या होता है ना, क्वालिटी मतलब डिटरमाइन करने का एक मुश्किल हो जाता है, जो ऑनलाइन में मुझे इतना पसंद नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जो इनके पास मिलता है, जो नॉर्मल मार्केट में मिलता नहीं है, ऐसा भी कुछ चीजें होते हैं, बट मुझे सब्जी इनका पसंद नहीं होता इतना, नॉर्मल मार्केट का ज्यादा पसंद आता है, जो भी हो। लेकिन सवाल है कि एक दूसरे का कॉम्पिटिटर तो है, मतलब बिग बास्केट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब सोच रहा है, इनके लिए नॉर्मल मार्केट कॉम्पिटिटर बन जाता है, मतलब ये सब्जी वाले भाई साहब के साथ बिग बास्केट का कंपटीशन नॉर्मल बात है। तो सर कहना क्या चाहते हैं आप, वो तो हमें भी समझ में आ रहा है कि कंपटीशन बन रहा है, लेकिन इसके साथ क्या रिलेशन? सर रिलेशन ये है कि जब बात लॉन्ग रन का होता है, लॉन्ग रन में चाहे वो बिग बास्केट हो या सब्जी वाले भाई साहब, ठीक है, बिग बास्केट हो या सब्जी वाले भाई साहब, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप टिक जाते हो, तो फिर आपका प्रॉफिट नॉर्मली होगा, आप सुपर प्रॉफिट कभी नहीं कर सकते। सर ऐसा कैसे? सर ऐसा इसलिए, इन द लॉन्ग रन द फार्म विल बी अर्निंग जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, which are included in the average cost, due to free entry and exit of the farms to earn normal profits. Long run average revenue should be equal to long run average cost, or say long run average revenue equals to long run average cost. LAR should be equal to LAC, या फिर LAR equals to LAC, एक ही बात हो गया। एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट दोनों बराबर का हो जाएगा। सर कैसे? सर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से आप थोड़ा बहुत जरूर समझ जाओगे, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा ही समझ जाओगे। ये रहा आपका एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। दोनों पॉइंट है यहाँ पर, एक प्राइस मेकर, ठीक है, दैट इज इंडस्ट्री, एंड एक प्राइस टेकर, दैट इज फार्म। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में आप लोग जानते हो सर, एक इंडस्ट्री होते हैं और एक फार्म होते हैं। इंडस्ट्री मतलब, जैसे जब मैं वेजिटेबल इंडस्ट्री का बात करता हूं, तो वेजिटेबल एक इंडस्ट्री भी है, और वेजिटेबल का जो बिजनेस करते हैं वो फार्म है। जैसे बिग बास्केट को क्या बोलोगे, फार्म बोलोगे कि इंडस्ट्री बोलोगे? इंडस्ट्री। मार खाएगा जैसे ही बड़ा हो गया इंडस्ट्री हो गया। बिग बास्केट एक कंपनी है, ठीक है, मतलब ये बिग बास्केट में और ये सब्जी वाले भाई साहब में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। ये भी फार्म है। फार्म मतलब जो बिजनेस है, जो बिजनेसमैन है, उसको फार्म बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बिग बास्केट है वो भी तो वही है। ये इंडस्ट्री नहीं हुआ सर, ये भी फार्म ही हुआ, ठीक है। इसको आप इंडस्ट्री कैसे बोलोगे? इंडस्ट्री कौन सा है? जैसे सब्जी का ओवरऑल जो मार्केट है, मतलब दाम जहां डिसाइड होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री है। जैसे बॉलीवुड में अलग अलग प्रोड्यूसिंग फार्म है, मैंने आपको पहले भी बोला था, बॉलीवुड में अलग अलग प्रोड्यूसिंग फार्म है, ठीक है। बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसिंग फार्म है, ठीक है। लोग तो फिर हम लोग बॉलीवुड को एक मार्केट की तरह देखते कि नहीं देखते? हाँ, बॉलीवुड इज नॉट अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑब्वियसली। बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली है। तो बॉलीवुड को इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर मूवीज का बिजनेस होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रोड्यूसिंग कंपनीज होते हैं जो मूवीज, जैसे आप लोग जानते हो, जैसे शाहरुख खान का रेड चिलीज एंटरटेनमेंट,
फिर आपका यशराज फिल्म्स, बहुत सारे हैं, नदियादवाला फिल्म्स, नाम तो देखते ही होंगे मूवीज जब आता है। लेकिन सर दिस इज नॉट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर नहीं है। हाँ सर, क्या बॉलीवुड बहुत सारा नंबर ऑफ सेलर के साथ बना हुआ है क्या, या वेरी फ्यू सेलर्स और बहुत सारा बायर? हाँ, क्या लगता है सर, बॉलीवुड, क्या बॉलीवुड परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा? बहुत सारा बायर। यस सर, वेरी फ्यू सेलर्स एंड बहुत सारा बायर्स, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में आऊंगा ये कॉन्सेप्ट में। तो हम लोगों का करंट फोकस है सब्जी मार्केट, ठीक है। तो सब्जी मार्केट में अगर आप लॉन्ग रन में टिक जाते हो तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो सुपर प्रॉफिट नहीं हो सकता, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और उसके लिए ग्राफ को हम लोग देख रहे थे, जैसे ये ग्राफ तो हम लोग पहले भी देख के आए, जैसे कि वो क्या नाम है सर हम लोग का, वो बिस्किट्स का, पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी का दाम हुआ था 3 टका, तो प्राइस 3 टका डिटरमाइन हो गया, ठीक है। मतलब ऐसे लोग, कोई बोल रहा था मैं 4 टका में बेचूंगा, कोई बोल रहा था मैं 5 टका में बेचूंगा। मतलब जो दुकानदार होते हैं उसका मन हमेशा चलता है कि वो ज्यादा दाम में सेल करेगा, और जो बायर है उसका मन हमेशा चलता है कि मैं कम दाम में खरीदूंगा। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ने डिसाइड कर लिया, और मार्केट डिसाइड करके 3 रुपीज को अपना प्राइस बना दिया। और जैसे ही प्राइस बन गया, ये लॉन्ग रन है सर, ठीक है, शॉर्ट रन नहीं है। लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन भी आ जाता है, ये सर नो, मतलब जब लॉन्ग रन, मतलब सर एक सब्जी वालों के लिए लॉन्ग रन क्या हो जाएगा, 1 ईयर। हाँ सर, एक वेजिटेबल बिजनेसमैन के लिए, वेजिटेबल सेलर के लिए लॉन्ग रन क्या हो सकता है, 1 ईयर को लॉन्ग रन बोल देंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. है ना, आराम से बोल सकते हैं सर, एक वेजिटेबल सेलर के लिए लॉन्ग रन आराम से 1 ईयर। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़ा सा प्लांट है जैसे कि रिलायंस, ठीक है, रिलायंस का जामनगर वाला फैक्ट्री, हाँ, ऐसा फैक्ट्री के लिए क्या 1 ईयर लॉन्ग रन हो जाएगा? नो सर, शॉर्ट टर्म। ये सब शॉर्ट टर्म, मतलब कम से कम 5 साल तो देना पड़ेगा ऐसे बिजनेस को, ऐसे बिजनेस को कम से कम 5 साल तो देना पड़ेगा। तो फिर ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन ना डिपेंड करता है। हाँ सर, आप कैसे बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो सब्जी वालों के लिए সবজি वाला এগুলো তো সব কাঁচামালের ব্যবসা, এগুলো তো কাঁচামাল জাতীয় জিনিস, তো এদের তো অল্প দিনের মধ্যেই সব হয়ে যায়। हाँ एग्जैक्टली ये लोग रॉ चीजों का बिजनेस करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में है जहां पर बहुत सारा बायर है और बहुत सारा सेलर है, नॉट जस्ट सब्जी वाले। मैंने यहाँ इसका एग्जांपल प्रीवियस क्लास थोड़ा सा सुनना नहीं, वहां पर मैंने सिर्फ सब्जी का नहीं, वहां पर फ्रूट्स वाले, मछली वाले, क्या क्या एग्जाम्पल नहीं लिया, ठीक है। যারা মিষ্টির দোকান আছে সেটাও, মিষ্টিটাও তো কাঁচামালের মধ্যে। हाँ हाँ एकदम, स्वीट शॉप भी, स्वीट भी इसी के अंदर आ जाएगा सर, स्वीट शॉप भी बहुत सारे हैं। हाँ ऑब्वियसली, हाँ वेजिटेबल वाले थोड़ा ज्यादा होता है, स्वीट शॉप भी बहुत होते हैं। स्वीट शॉप भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर आ जाएगा एकदम सर। एक तो वो मतलब ये होता है, मतलब थोड़ा सा जल्दी जल्दी खराब हो सकता है, ऐसा टाइप ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, जल्दी इसका मतलब क्वालिटी डिटोरिएट हो जाएगा। बट स्वीट मार्केट इज ऑल्सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बट मेरा कहने का मतलब एकदम सिंपल है, ये स्वीट शॉप वाले, से फॉर एग्जांपल दिस इज ए स्वीट शॉप ओनर, ये अचानक मार्केट में दुकान ओपन किया और इसका मिठाई थोड़ा सा टेस्ट अलग होने लगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल मार्केट में जो स्वीट शॉप वाले थे उनसे इन स्वीट शॉप भाई साहब का जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा डिफरेंट फील होने लगा। और जैसे ही डिफरेंट फील होने लगा तो थोड़ा शॉर्ट पीरियड में बाकी सब दुकानदारों को छोड़ के आपने ये स्वीट शॉप वालों के पास आ गए, ठीक है, रसगुल्ला संदेश सब खाने के लिए। ये देखो सर, कोलकाता का रसगुल्ला संदेश, किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को पूछो, वो कोलकाता बोलने से ही ना बस ये 2 नाम बोलते हैं, रसगुल्ला संदेश। मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि ये बस कोलकाता बोलने से ही रसगुल्ला संदेश का मतलब ये बेकार का एक मतलब बना के रखा है। जो भी हो अच्छा है रसगुल्ला संदेश, रसगुल्ला लेके सर कोलकाता और उड़ीसा में लड़ाई हुआ, जानते हैं आप लोग? रसगुल्ला को लेके कोलकाता और उड़ीसा का लड़ाई, हाँ सर, बहुत फेमस लड़ाई हुआ सर। कौन जीता? कलकत्ता। কলকাতায় তো জিতেছে। एक्चुअली जीता तो वो कोलकाता में न्यूज़पेपर वाले बोला कि कोलकाता जीता, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि रसगुल्ला के ऊपर जीआई टैग उड़ीसा को भी मिला और कोलकाता को भी मिला, ठीक है। मतलब उड़ीसा का रसगुल्ला का भी अपना एक खूबियां हैं। उड़ीसा वाले का मानना था कि जगन्नाथ देव को फर्स्ट टाइम दिया गया था रसगुल्ला भोग के लिए, और बंगाल का कहना था कि नवीन चंद्र दास, ठीक है, जो शोभा बाजार में उनका दुकान अभी भी है, इन्वेंटर ऑफ रसगुल्ला। लेकिन दोनों रसगुल्ला का जो कॉन्सेप्ट है अलग है ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों को जीआई टैग मिला, ठीक है।
ये जीआई टैग से इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होता है सर, इसलिए जीआई टैग बहुत फेमस होता है। जिसका प्रोडक्ट यूनिक होता है क्वालिटी में, उसको जीआई टैग मिलता है। और वो जीआई टैग उड़ीसा को भी मिला, वो जीआई टैग बंगाल को भी मिला। ठीक है, बांग्ला रसगुल्ला एंड उड़ीसा का रसगुल्ला। মানে স্যার এখান থেকে মানে আমাদের কলকাতা ওড়িশা থেকে বাইরে ইন্টারন্যাশনালি রসগোল্লা কি ট্রান্সফার হয় এরকম ব্যাপার? हाँ सर, बाप रे बाप, एक्सपोर्टिंग में रसगुल्ला बहुत फेमस है। ठीक কারণ है, আমাদের স্যার সিঙ্গুরে একটা দোকান আছে, এখান থেকে ইউরোপের একটা জায়গাতে যায় তুলসী हाँ। পাতা দিয়ে তৈরি রসগোল্লা। अरे बहुत सारा, केसीदास का ये कैन वाला जो रसगुल्ला है, आई होप आप लोग सुने होंगे। सत्यनारायण बहुत हाँ फेमस, हाँ, बहुत फेमस है ना, फेमस। फेमस है। ये जो केसीदास का रसगुल्ला है, ये जो टीन के अंदर आके मार्केट में सेल होने का कॉन्सेप्ट आया, ये एक्चुअली एक्सपोर्ट के लिए आ गया सर। ठीक है, এটা बिकॉज স্যার ये মিও আমোড়াতেও পাওয়া যায়, हाँ, মিও আমোড়াতেও বিক্রি হয় এই अरे हाँ सर, हाँ, हाँ। हर चीज में, हर दुकान में मिलेगा आजकल। ये एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कैन वाला रसगुल्ला नॉर्मल हम लोगों के लिए एक्चुअली नहीं था, ये एक्चुअली फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए ही था। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव डाल के फॉरेन एक्सपोर्ट के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, तो আমাদের फिर- জন্য শুধু মাটির ভাঁড়ে। हाँ, हम लोगों के लिए वही अच्छा है ना, हम प्रिजर्वेटिव वाला क्यों खाए सर? प्रिजर्वेटिव देने वाला प्रोडक्ट हम क्यों ले? हमारे लिए तो सब कुछ सामने ही है। प्रिजर्वेटिव फॉर देम जो यूएस में रहते हैं और वहां पर रसगुल्ला नहीं मिलता, उनके लिए है, हम क्यों ले? लेकिन फिर भी लोग पागल है, वो सोचते हैं कैन का रसगुल्ला थोड़ा अच्छा होगा। अरे सर नहीं, एक अलग सा सेंट रहता है उसमें, मुझे तो एकदम बेकार लगता है। স্যার ওই ভ্যানিলা ইয়ে দেওয়া থাকে, এসেন্স हाँ, एसेंस है वो, मुझे एकदम बेकार लगता है। जो भी हो आप लोग समझ गए बात, दैट्स एनफ। तो बेसिकली कहना क्या चाहते हैं सर? सर कहना बहुत सिंपल है कि अगर आपका बिजनेस लॉन्ग रन में टिक गया, तो फिर आप सुपर प्रॉफिट तो नहीं करोगे, बट नॉर्मल प्रॉफिट करोगे। और जैसे नॉर्मल प्रॉफिट का बात आता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट होने के लिए क्या क्या आपको फुलफिल करना होगा, देख लो सर। ये वाला एरिया देख लो, आपने प्राइस डिटरमाइन कर लिया, इक्विलिब्रियम आपका 3% में हो गया। अब आपके सामने क्या क्या आ गया सर, देखो ये सर लॉन्ग रन एवरेज LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दिस इज SSC, देख सकते हैं ना सर आप लोग, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, एंड दिस इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, एंड दिस इज SMC, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जिन लोगों का मार्जिनल कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत है, उनको मैं जब मतलब मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ाऊंगा तब क्लियर फिर से करूंगा। बेसिक का क्लास तो चल ही रहा है, वहां पर बात होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना कह सकता हूं सर कि ये जो शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का जो खेल है, ये वाला एरिया ही आपको एक्चुअली बता देता है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली खेल देखो सर, इन द अबव फिगर इंडस्ट्री हैज डिसाइडेड द प्राइस P, that is 3. Farm has taken over the same price, and at the same time farm is earning just normal profit, because at E1, this is the area, this E1 point, long run marginal revenue, point to be noted sir, in perfectly competitive market revenue line and price line same है ना सर? पहले भी हम लोगों ने बोल के रखा सर कि कॉम्पिटिटिव फार्म में जो रेवेन्यू लाइन होता है वही उसका प्राइस और वही उसका डिमांड लाइन भी होता है ना। ये इसलिए देखो प्राइस लाइन एंड डिमांड कर्व सेम हुआ है। ठीक है, ये डिमांड अलग है, ये तो डिमांड सप्लाई का, इंडस्ट्री का प्राइस मेकर का मूवमेंट के लिए बनाया गया है। तो मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको मार्जिनल रेवेन्यू और आपका कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अगर आपका इक्वल हो जाए, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कमाओगे? ऑटोमेटिकली नॉर्मल प्रॉफिट कमाओगे। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होता है ना, तो आप सुपर प्रॉफिट कमाओगे। अगर रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा होता है तो आप सुपर प्रॉफिट कमाओगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शॉर्ट रन में बिजनेस ने सुपर प्रॉफिट इनकम किया था। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा हुआ था। देख सकते हैं सर? सर रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग, है ना सर, इनकम, है ना। तो इनकम अगर कॉस्ट से ज्यादा हो तो आप सुपर प्रॉफिट करोगे? ये सर नो बोलो ना। अगर आपका इनकम प्रोडक्ट का कॉस्ट से ज्यादा हो जाए तो आप तो सुपर प्रॉफिट कर ही लोगे। सब्जी वालों के लिए ही सोचो ना, वो सब्जी मार्केट में लाता है, ये सब्जी वाला कहाँ चला गया? सब्जी वाला, ये सब्जी वाला मार्केट में सब्जी लाता है, से फॉर एग्जांपल टमाटर खरीद के लाता है। स्टार्टिंग सपोज ये पहले बोला कि मेरा टमाटर सभी से अलग है और सभी ने इसके पास टमाटर गाजर वगैरह लेना चालू किया। ये बिजनेसमैन 25 रुपीज केजी में खरीदते हैं और 35 रुपीज केजी में सेल करते हैं। तो स्टार्टिंग सिचुएशंस में
इनको ना काफी मार्जिन मिल जाता है। क्यों? हो सकता है कि इसके पास कुछ यूनिक चीजें होते हैं। जैसे मैं रहता हूं सर केशवपुर वीआईपी के पास, मेरे यहाँ पर एक सब्जी वाला है सर, मैं उनके पास से सब्जी लेता नहीं हूँ, बट स्पेशली इवनिंग टाइम में सब्जी बेचता है। मैं आपको कभी अगर मौका मिले तो दिखा भी सकता हूँ। इवन आप आपके अपने घर के बगल वाला सब्जी वाला में देखना, कोई कोई एक सब्जी वाले हैं सर जिनके पास कुछ यूनिक चीजें मिलते हैं और उनके पास भीड़ बहुत ज्यादा होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? कुछ कुछ यूनिक सब्जी वाले होते हैं जिनके पास कुछ स्पेशल चीजें मिलते हैं। जो लोग सब्जी मार्केट जाते हो, ओनली दे कैन अंडरस्टैंड कि जिनके पास यूनिक चीजें होते हैं उनके पास भीड़ भी ज्यादा होता है, और भीड़ ज्यादा होने के कारण वो लोग थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लेता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? हाँ सर, क्या ऐसा होता है मार्केट में, या फिर आप लोग सब्जी मार्केट जाते ही नहीं हो सर? ऐसा होता है सर, एकदम होता है सर। तो बात वही है कि शॉर्ट रन में हो सकता है कि सब्जी वाला थोड़ा सा सबको चकमा दे दे, बट लॉन्ग रन में इसको देख के दूसरा सब्जी वाला भी वो प्रोडक्ट रखना चालू कर देगा। ये सर नो, शॉर्ट रन में ये जो प्रोडक्ट रखना चालू किया था, से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इन्हीं के पास स्पेशल है, तो शॉर्ट रन में चकमा दे दिया और सभी कस्टमर्स को अपने तरफ खींच लिया। बट लॉन्ग रन में इनको भी पता चल जाएगा ना कि भाई इनके पास भी कुछ होते हैं तो इनका मार्केट अलग हो जाता है, तो चलो भाई हम लोग भी ये सब चीजें रखते हैं। तो फिर लॉन्ग रन में इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? प्लीज टेल मी सर। हो जाए, नॉर्मल हो जाए। वही कॉमन सेंस में ही बात बन जा रहा है ना सर, कॉमन सेंस में ही आपका बात बन जा रहा है। इसके लिए इकोनॉमिक्स को समझना बहुत आसान हो जा रहा है और कुछ नहीं। लॉन्ग रन में जैसे ही बात बनेगा वो ऑटोमेटिकली मतलब सुपर प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो वही वाला बात, तो नॉर्मल प्रॉफिट होने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। जैसे सुपर प्रॉफिट के लिए क्या है? एवरेज रेवेन्यू एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा, ये सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है, याद रखिए। और नॉर्मल प्रॉफिट इन केस ऑफ लॉन्ग रन एज वेल एज शॉर्ट रन ऑल्सो, इन पे याद रखिएगा कि जो लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू है, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू जब इक्वल हो जाता है, इसका मतलब सिंपल है कि ग्रेटर तो नहीं है, रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो रहा है, रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जा रहा है। तो रेवेन्यू कॉस्ट इक्वल मतलब बिजनेस जस्ट सर्वाइवल मोड में है, सुपर प्रॉफिट नहीं कर पाएगा। मतलब जितना होता है डेली का खर्चा निकल जाता है, फैमिली का गुजारा चल जाता है। ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग सिचुएशंस में जो बिजनेस चकमा देके बहुत इनकम कर लिया था ना, वो वाला बात उसके बाद चला जाएगा सर। ठीक है, ये आपके घर के बगल में अचानक एक न्यू शॉप ओपन होता है जहां पर कुछ यूनिक चीजें मिलता है, तो स्टार्टिंग में बहुत भीड़ होता है, फिर जैसे समय बीतता जाता है, टाइम पासेस, और उसके बाद देखना तो वो दुकान भी नॉर्मल दुकान की तरह ही ट्रीट होना चालू हो जाता है। होता है कि नहीं होता? एक मिठाई का शॉप ओपन हो गया, एक पराठा का दुकान ओपन हो गया, स्टार्टिंग में देखना सभी कोई थोड़ा सा भीड़ लगा देगा कि दादा क्या नया चीज मिलता है आपके पास। फिर जैसे जैसे सबको पता चल जाएगा, मार्केट में ऐसा दुकान और 2-3 लग जाएगा, तो उसका भी सर्वाइवल मोड चालू हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट वाला मोड खत्म हो जाएगा। ये सर नो सर? बोलो सर, क्या बात बहुत एग्जैक्टली। तो वही चीज इकोनॉमिक्स ने इसी कॉन्सेप्ट में बताया सर, एकदम उसी कॉन्सेप्ट में इकोनॉमिक्स ने ये वाला बात को बताया। और उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल करना जरूरी है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इक्वल लाइन पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया है सर। ये सारा का सारा लाइन एक लाइन पे आ गया, आप देख सकते हो। ठीक है, एवरेज ये एलएसी है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट है। ये शॉर्ट रन है, ये लॉन्ग रन है, और लॉन्ग रन के अंदर शॉर्ट रन तो आ ही जाएगा, और ये सब मार्जिनल है। ठीक है, ये लॉन्ग रन मार्जिनल है और ये शॉर्ट रन मार्जिनल है। ये मार्जिनल और एवरेज का क्या खेल है, ये मैं जिन लोगों ने करके रखा है एवरेज मतलब कॉस्ट का क्लास, उनको पता है, और जिन्होंने नहीं किया वो तो मैं चालू किया ना सर बेसिक्स में, मैं धीरे धीरे आऊंगा तो फिर कॉस्ट में आपको फिर से समझाऊंगा। तो अल्टीमेटली खेल क्या हो गया सर? खेल एकदम सिंपल, इन द लॉन्ग रन फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। याद क्या रखना है आपको? लॉन्ग रन में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही होगा, और करना ही पड़ेगा आपको। द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम फीजिबल कॉस्ट। लॉन्ग रन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपको जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है उसको कॉस्ट मिनिमम फीजिबल होना चाहिए, मतलब जितना कम हो सकता है उतना कम दाम में आपको करना पड़ेगा। दैट मीन्स मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जितना कम हो जाए, और ऐसे लॉन्ग रन में ना कॉस्ट कम हो ही जाता है। लॉन्ग रन में अगर कोई सर्वाइव कर लिया है ना, तो उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो कम हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो ही जाएगा। सर क्यों? ऐसा क्यों बोला मैंने नहीं बोला, इकोनॉमिक्स बोल रहा है सर कि लॉन्ग रन में कॉस्ट मिनिमम हो सकता है। कोई बता सकता है सर क्यों? ऐसा रीजन क्यों मैंने ऐसा क्यों बता दिया, या इकोनॉमिक्स ऐसे क्यों बता रहा है?
आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम फिजिबल कॉस्ट, ऐसा क्यों बोल रहा है सर? कोई बता सकते हो? एनी आइडिया? लॉन्ग रन में क्यों मिनिमम फिजिबल कॉस्ट आ जाएगा? ऐसा क्या बात कह दिया? ইকোনমিজ অফ স্কেল এর জন্য, মানে অনেক লং রানে অনেক ফ্যাসিলিটিস, লং রানে যখন প্রোডাকশন হয় কোনো কোম্পানিতে, ওরা বেটার টেকনিক ইউজ করে, ওদের ইনভেস্টমেন্ট বেশি হয়, তো পার ইউনিট, আর ওরা বাল্কে দে প্রোডিউস ইন বাল্ক, তো যখন বেশি করতে হয় ভলিউমটা বাড়লে ওদের পার ইউনিট ওখানে কমে যায়। वेरी गुड सर, वेरी गुड, एकदम तूने सही बोला सर, सही बोला। जैसे अगर भाई सब्जी वाले को थोड़ा सा मैं इसने आयन ने जो बताया एकदम सही जवाब दिया, मैं इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल में बताऊं, जैसे मानो कि ये सब्जी वाला स्टार्टिंग में जहां से सब्जी लाता था वो न्यू सब्जी वाला था, अब ये धीरे धीरे जैसे 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 ईयर एंड मोर हो गया, ये सब्जी वाला और नया नहीं है मार्केट में, अब इसको भी ना पता चल गया कि कौन सा मार्केट में सस्ता माल मिलता है। ये सुन नो, हाँ सर, जब ये न्यू न्यू आएगा इसको मार्केट में ये थोड़ा बहुत तो लॉस खाएगा ही, है ना। न्यू लेवल में आप लॉस खा सकते हो बिकॉज आपको मार्केट का पूरा आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बुजुर्ग सब्जी वाले हैं, मतलब जो थोड़ा सा उम्र में बड़े हैं इनसे, ठीक है, इनको पता है कि कहाँ सस्ता में सब्जी मिलता है, बट इसको नहीं पता था। ये थोड़ा सा देख के लग रहा है थोड़ा सा नौजवान है, ठीक है, तो थोड़ा कम उम्र के हैं, तो स्टार्टिंग में इनको पता नहीं है, तो धीरे धीरे जब ऐसे इसको पता चल जाएगा ना, तो ये मिनिमम फिजिबल कॉस्ट से प्रोडक्ट का मैनेज कर लेता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि शॉर्ट रन में इसके पास एक दूसरा मौका भी होता है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट लेके वो मार्केट में आता है और बिजनेस को एक अलग ही लेवल में लेके चले जाते हैं, अगर उसके अंदर दम है तो। हर किसी में दम नहीं होता, कोई कोई तो सर सोचते हैं कि सब्जी बिजनेस कर लेते हैं, फिर 2 दिन दुकान लगाते हैं, फिर 4 दिन में गायब हो जाते हैं बिकॉज वो संभाल नहीं पाया। लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो मार्केट का गैप को पसंद देख लेता है, ठीक है। जैसे आजकल मार्केट में मैं देखा सर, कोई कोई सब्जी वाले के पास जैसे कलरिंग कैप्सिकम, मशरूम, ये सब मिलता है ना, तो उनके पास कस्टमर ज्यादा होते हैं। कीवी वगैरह कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट्स जो नॉर्मल मार्केट से थोड़ा हटके हैं, कीवी, फिर क्या बोलते हैं सर उसको, आलू बुखारा, नाम सुने हैं सर आप लोग जो मैं बात कर रहा हूँ? हाँ यस हाँ सर, यस सर, हाँ ऐसे सब्जी वाले होते हैं। हाँ बोलो सर, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जैसे जिनके पास ये सब प्रोडक्ट होता है ना, ये सेल हो ना हो, इनके पास थोड़ा कस्टमर अट्रैक्ट होकर चला आता है, भाई ये सब क्या है, तो ये कलरिंग कैप्सिकम, ठीक है, फिर इसके साथ मशरूम रखेगा, इसके साथ ब्रोकोली रख दिया, ठीक है। नॉर्मल सब्जी वाली ये रखना पसंद नहीं करता बिकॉज वो लोग थोड़ा ट्रेडिशनल वे का होता है, तो ये जैसे ही थोड़ा सा यूनिक चीजें रख के मार्केट को अट्रैक्ट कर लेता है, और उसके बाद वो अपना लॉन्ग रन में नॉर्मल में आ जाता है, जो भी हो। और फिर बगल वाले सब्जी बिजनेस वाले भी सोच लेता है कि भाई इनके तरह हम भी करें, नहीं तो हमारा भी कस्टमर्स रहेगा, तो जो भी हो, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो ये आयन ने सही बताया, एकदम आयन का बात एकदम सही है। तो कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल हो गया सर कि आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम विजिबल कॉस्ट एंड मिनिमम एलएसी, कंज्यूमर्स पे मिनिमम पॉसिबल प्राइस। लॉन्ग रन में कस्टमर भी तो नॉलेजेबल हो जाएगा, उसको भी पता चल जाएगा ना कि भाई मार्केट में सब्जी का दाम क्या है, आप सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। बिकॉज हो सकता है, मैं एक सिंपल बात करता हूँ, ये कैप्सिकम जब आपने मार्केट में लाया था तब एक एक पीस आपने 50 रुपये में बेच रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट में इन्हें भी पता चल गया कि ये कैप्सिकम ये बेचता है, तो इन्होंने क्या किया, 40 रुपीज में बेचना चालू किया। बिकॉज ये बहुत हाई मार्जिन में बिक जाता है सर, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग रखना पसंद नहीं करता, या फिर जानते भी नहीं है, ठीक है, या फिर सोचते कि क्या पता कौन खाएगा नहीं खाएगा, बिकॉज जो ट्रेडिशनल्स है उनको ऐसे ही फीलिंग आता है, ठीक है। तो जैसे ये 40 रुपीज कर देगा, तो क्या ये 50 रुपीज में सेल कर पाएगा सर? हाँ सर, अगर आपके बगल में किसी ने 40 में बेचना चालू कर दिया, तो क्या आप 50 में सेल कर पाओगे? नहीं। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक खबर हो जाएगा कि भाई ये 50 रुपीज का दाम जो आप लेते थे पहले, वो 50 रुपीज का नहीं है, ये सस्ता होगा। तो लॉन्ग रन में बायर जो है उसका भी नॉलेज हो जाएगा। ये भी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस का कैरेक्टर है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में सभी कोई नॉलेजेबल होते हैं सर, बायर एंड सेलर दोनों, ठीक है। ज्यादा दिन तक आप कोई भी बात को छुपा नहीं सकते। द कंज्यूमर्स पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स इज पॉसिबल। अगर फैक्ट्री जो भी है, जिस तरह का इंडस्ट्री है, उसमें यूटिलाइजेशन फुल होगा। और फुल यूटिलाइजेशन कब अचीव होता है सर? जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल।
बिजनेस का कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल लेवल में जब आ जाते हैं तब आप सोच लेना कि ये फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसमें एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू इक्वल हो जाएगा। रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, ये बात एकदम गांठ बांध लो। रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू नॉर्मल प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू नॉर्मल प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज किस पे डिपेंड करता है? फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिपेंड करता है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, बट लेवल ऑफ प्रॉफिट विल बी नॉर्मल। ठीक है, मैक्सिमाइज करेगा प्रॉफिट, बट सर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू होगा और लेवल ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा। जिनको ये मार्जिनल एवरेज का फर्क समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं जब कॉस्ट पढ़ाऊंगा तब उनको मैं बता दूंगा। जिन बहुत लोगों को ऐसा फील हो सकता है। ऐसे देखो, ये जिन लोगों का मार्केट से क्लास चालू हुआ उनको मैं बता दूं, ऐसे बेसिक्स तो चल रहा है बट ये मार्केट में फिर से एक बार रिवाइज करूंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रिकी माना जाता है पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैं फिर से मार्केट पढ़ाऊंगा तब आप लोग ये सब चीजें पूरा कनेक्ट कर लोगे। अभी अगर थोड़ा बहुत भी आधा अधूरा हो रहा है तो तब वो पूरा वाला हो जाएगा। अच्छा, इन दी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, प्राइस, एलएमआर, एलएमसी, सब कुछ इक्वल लाइन में आ जाता है। सब कुछ इक्वल लाइन में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट नॉर्मल होना ही है। ये देखो सर, ये जो लाइन अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये देखो सर, प्राइस जिस लाइन पे है उसी लाइन में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, उसी लाइन में शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। सब देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके टच कर रहा है ना। इसका मतलब जिस पॉइंट में सारा का सारा पॉइंट इक्वल हो रहा है उस पॉइंट में इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक है, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, प्राइस, सब एक लाइन में आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट का कैरेक्टर है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में। और एक चीज सर, एक वाइटल पॉइंट सर, जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल करता है, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब फॉल करता है मतलब गिरता है, ठीक है, तब LAC मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। आयन, ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। हाँ स्नेहाशीष, सभी को बोल रहा हूँ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब फॉल करता है तब मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जब रेज होता है मतलब बढ़ता है, राइजेस, तब LMC ज्यादा होता है एवरेज से। सर कैसे? देखो सर, ये तो ऐसे ही नहीं समझ में आएगा ना, इसके लिए आपको গ্রাফ देखना पड़ेगा। সো এটা তো সব রকম কার্ভের জন্য হয়, মানে এভারেজ আর মার্জিনালের রিলেশনই यस यस, एवरेज एंड मार्जिनल का रिलेशनशिप ही ऐसा है। ये तो हम लोगों ने प्रोडक्शन में भी देखा था और कॉस्ट में भी देखा था। जिन लोगों ने प्रोडक्शन और कॉस्ट करके रखा है, जिन लोगों का प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हुआ वो जब करेगा तब मैं बताऊंगा उन लोगों को। कहना क्या है सर, ये देखो सर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट फॉल कर रहा है, दिस इज LA लाइन, आप देख सकते हो LAC का लाइन, ये फॉल कर रहा है सर। जिस टाइम पे ये फॉल कर रहा है सर, क्या स्टार्टिंग में हर बिजनेस का कॉस्ट ज्यादा रहेगा? हाँ सर, स्टार्टिंग में हर बिजनेस का कॉस्ट ज्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज स्टार्टिंग में उसका सेल कहाँ हुआ, रेवेन्यू अर्न नहीं हुआ। बिजनेस को स्टार्ट करने में तो हमेशा कॉस्ट ज्यादा ही लगता है। जब तक बिजनेस आपका मार्केट में सेल होके पैसा वापस नहीं आ जाता तब तक कॉस्ट तो ज्यादा ही होगा। जैसे सिंपल बात है, जिन्होंने यस बोल दिया बहुत अच्छा, बट जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि जैसे मैं लास्ट क्लास में भी बताया था, फ्रूट्स मार्केट के थ्रू से बताया था। से फॉर एग्जांपल आपने ये दुकान लगाया, ठीक है, ये आपका दुकान है और ये दुकान आपने जस्ट अभी फिलहाल लॉन्च किया, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये दुकान लगाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख का खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ये 1-1.5 लाख क्या अभी का अभी आपका आ जाएगा या फिर सेल करोगे तभी? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। ये सर नो? हाँ सर, यस, है ना, सिंपल बात है। बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट करते गेले तो प्रथमे तो लॉस तो खेतेई होबे। एग्जैक्टली, मतलब फर्स्ट आपका सिचुएशंस लॉस में ही रहेगा, ठीक है। आपको बता दो, सुन के आप हैरान हो जाओगे, सुन के तंग रह जाओगे सर। पेटीएम का नाम सुने हो सर? यस पेटीएम जो है सर, ये अभी भी लॉस में है सर, क्या बोलते हो? हाँ सर, पेटीएम अभी भी लॉस में है। पेटीएम का आईपीओ मतलब शेयर मार्केट में भी आने वाला है। पेटीएम, ये देखो सर, रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा है इसका, मतलब सेल हो रहा है, ठीक है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, 460 मिलियन, ऑलमोस्ट 3281 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया है। लेकिन आप नेट इनकम देखो, 2597 करोड़ का लॉस है। देख पा रहे सर?
हाँ सर, ऑलमोस्ट 2 से 2,500 करोड़ का लॉस में चल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, ये सब बिजनेस में अभी भी ब्रेक इवन नहीं आया, मतलब अभी बहुत दूर जाना है, लेकिन सर वैल्यूएशन बहुत है, वैल्यूएशन बहुत है, इसका फ्यूचर बहुत जोर का है। 35 करोड़ का यूजर्स है इसका, 35 करोड़ का यूजर है इंडिया में। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया, 10 साल हो गया इसका बिजनेस करके, बट अभी भी इसने ब्रेक इवन नहीं ले पाया। एक बिजनेस मार्केट में आ रहा है, जोमैटो, नाम सुने हैं सर? यस जोमैटो फूड डिलीवरी ऐप है सर। ठीक है, ये आईपीओ लेके शेयर मार्केट में लिस्टेड होने को जा रहा है। ऐसे आप लोगों में थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ, जो लोग स्टॉक मार्केट वगैरह पढ़ते हैं उनको पता चलता है। जैसे स्नेहाशीष है यहाँ पर, स्टॉक मार्केट के बारे में खबर रखता है, क्लास भी करता है। स्नेहाशीष तू है क्या? হ্যাঁ স্যার, पता है ना इसका आ रहा है? হ্যাঁ ओके 70 থেকে 80 টাকা করে দাম পড়বে। हाँ, आ गया क्या? इसका डिटेल्स बोल दिया? গ্রুপে দিয়েছিল তো। ओके, ये देखो सर, अपकमिंग आईपीओज है। जिन लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा सर आईपीओ वगैरह क्या है, मैं ये पढ़ाई के अंदर नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जोमेटो का बिजनेस अभी भी लॉस मेकिंग बिजनेस में है। ठीक है, लेकिन सर इसका फ्यूचर बहुत हाई फाई है। जोमेटो रिसेंटली मतलब स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट आप लोग सुने होंगे सर, बीएसई, एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने को है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लॉस में है। ठीक है, लेकिन ये बिजनेस भी आ रहा है सर मार्केट में, आप देख सकते हो, इसका भी ग्रोथ अच्छा खासा है, लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग सिचुएशंस में जा रहा है। ठीक है, तो क्या सर बिजनेस अच्छा नहीं है? अरे बहुत अच्छा बिजनेस है, क्या बताऊं आपको, बिजनेस फ्यूचर बहुत हाई फाई बिजनेस फ्यूचर है इसका। ये देखो सर, कैसे पता चला आपको? सर ये सब आपको अकाउंट से भी पता चल जाता है, ये तो फिर भी एक शॉर्टकट एरिया है। मतलब फिस्कल 2020 में देखो सर कितना लॉस दिख रहा है सर, लॉस हमेशा ब्रैकेट में होता है। 2385 करोड़ का लॉस है। 2019 में 1010 करोड़ का लॉस था, फिस्कल 18 में 106 करोड़ का लॉस था। मतलब लॉस बढ़े जा रहा है सर, लॉस बढ़े जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है लॉस। सर फिर भी अच्छा कंपनी है, हाँ सर फिर भी अच्छा कंपनी है। क्यों? बिकॉज ग्रोथ है, न्यू वे ऑफ बिजनेस है। ठीक है सर, चलो फिर से आ जाते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव बिजनेस में। तो बिजनेस लॉस मेकिंग हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल हो गया। फिर लॉन्ग कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग लेवल में लॉस मेकिंग रहता है, तो इसलिए देखो एलएसी स्टार्टिंग में हायर लेवल में है, और तब रेवेन्यू लाइन ये वाला लाइन है, रेवेन्यू नीचे है। ठीक है, रेवेन्यू कॉस्ट के नीचे है, लेकिन फिर बाद में जब एवरेज कॉस्ट ऊपर हो गया एक सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद एवरेज कॉस्ट ऊपर हो गया, और एक सेकेंड, रेवेन्यू नहीं, मैं ये वाला नहीं बताना चाहता, एक सेकेंड से रुको, थोड़ा सा मेरा भूल गया मैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ये एलएमसी के साथ एलएसी का, सॉरी वही मैं रेवेन्यू के साथ क्यों बता रहा हूँ। ये देखो सर, ये एलएसी का लाइन था और ये एलएमसी का लाइन था, एलएमसी नहीं, ऐसे एलएमसी, एलएसी और एलएमसी, हाँ। मार्जिनल के साथ मार्जिनल को देखो और एवरेज के साथ एवरेज को देखो, दोनों केस में लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट लाइन ये है और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लाइन ये है, आप देख सकते हो सर। ठीक है, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट और दिस इज एवरेज कॉस्ट। स्टार्टिंग में एवरेज कॉस्ट हायर है, मार्जिनल कॉस्ट लोअर है। एक टाइम के बाद मार्जिनल कॉस्ट हायर हो गया, एवरेज कॉस्ट लोअर हो गया, हुआ ना? मतलब जिस टाइम पे एलएमसी हायर है तब मतलब एलएसी जो है वो नीचे आ जाएगा, और जब एलएसी ऊपर है तब एलएमसी नीचे आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब एलएसी फॉल करता है, ये इसको बोलते हैं एलएसी का फॉल सिचुएशन। ठीक है, एलएसी फॉल, एलएसी ग्रेटर देन एलएमसी, एलएसी राइजेस, दिस इज द राइज सिचुएशन, जब एवरेज कॉस्ट राइज करता है। जब बिजनेस में एवरेज कॉस्ट राइजेस सिचुएशंस में होता है तब एलएसी मार्जिनल कॉस्ट से कम में होते हैं। तो वही वाला रिलेशनशिप यहाँ पर देके रखा है सर, और ऐसा ही हमेशा होता है, ऐसा ही हमेशा होता है, हर बिजनेस में होता है। ये तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, यहाँ पर भी होता है। When LAC falls, LAC greater than LMC, when LAC rises, LMC greater than LAC। बोलो सर, क्या आप लोगों ने देखा भी और समझा भी? बोलो सर, आप लोगों का कहना बहुत जरूरी है, हाँ ना जो भी हो। बोलो सर, बोलो। यस एनी डाउट सर? किसी को कोई डाउट है क्या?
जो लोग मार्केट से स्टार्ट किए उनको मैं एक चीज बार बार बोल रहा हूं कि हो सकता है उनको ये मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच का फर्क समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको बस इतना कह सकता हूं, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है या मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है चेंज इन रेवेन्यू। ठीक है, चेंज इन रेवेन्यू को बोलते हैं मार्जिनल, और एवरेज में जो होता है चेंज मतलब पर यूनिट चेंज को बोलते हैं मार्जिनल। ठीक है, एक एक करके जो चेंजेस होता है इसका एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, इसका एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं मानूं कि आपको बोलूं कि सर आप कितना ग्लास पानी पियोगे, सपोज आपको बहुत जोर से प्यास लगा है, ठीक है, तो 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास, कितना ग्लास पानी पी लिया सर आपने? 5 ग्लास। ठीक है, तो ये 5 ग्लास हो गया आपका टोटल यूटिलिटी। क्या हो गया सर? टोटल यूटिलिटी। और ये जो एक एक ग्लास पानी है इसको बोलते हैं सर मार्जिनल यूटिलिटी। आपका यूटिलिटी हर पॉइंट में जब इंक्रीज करता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल, और जब इसका एवरेज निकाला जाता है पर यूनिट से, ठीक है, कितना यूनिट ऑफ लेबर लग रहा है, ठीक है, तो टोटल कॉस्ट को, जैसे 5 ग्लास पानी के पीछे अगर लेबर जो भी लगा है सर, ठीक है, अगर 2 लेबर लगा है तो उसके लिए आपका कॉस्ट जो हो, यूटिलिटी जो हो जाएगा 2.5, तो दैट इज योर एवरेज यूटिलिटी। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो पर यूनिट जो है, बूंद बूंद जो होता है, एक एक करके जो होता है, दिस वन इज एक्चुअली मार्जिनल। ठीक है, और एवरेज मतलब टोटल का एवरेज, वो पर यूनिट लेबर वगैरह से डिवाइड किया जाता है। बस इतना याद रखो, अभी बाद में जब आप लोग फिर से इतना डिटेल्स में करोगे तब समझ जाओगे। सर बुझते पेरेছি। समझ में आया ना? ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। चलो, अगर और गहराई में नहीं जा सकते अभी, तो ये रहा हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म। ठीक है सर, किस तरह से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस में फार्म को इक्विलिब्रियम मिलता है और वो किस तरह से नॉर्मल प्रॉफिट करता है, ये हम लोगों ने देखा। कोई डाउट है किसी को? सभी को समझ में आ गया? शोभिक, विश्वजीत, नुमिता, रौनक, Yes, sir. रेशमा, यस सर। नेहा। नेहा थोड़ा लेट ज्वाइन किया, नेहा को भी समझ में आ गया? यस सर। अरे सर कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब थोड़ा सा अलग बात, आयन ध्यान से देखना थोड़ा। सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब मार्केट वही है, बट यहां पर हम लोग अभी सप्लाई कर्व को देखेंगे। ठीक है, किस तरह से सप्लाई कर्व बनता है। सर कैसे बन जाएगा सप्लाई कर्व? बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, बिजनेस को बंद करने का कगार कब आता है और क्यों बिजनेस को बंद करना पड़ता है वो भी समझ में आएगा। मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द फार्म इज द फार्म सप्लाई कर्व। मार्जिनल कॉस्ट मतलब वही एक एक करके जो कॉस्ट चेंज होता है, दैट इज मार्जिनल। ठीक है, एमसी कर्व ऑफ द फार्म इज द फार्म सप्लाई कर्व। इन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन फार्म मतलब जैसे कि वेजिटेबल फार्म, ठीक है, वेजिटेबल बिजनेस करने वाले, फ्रूट्स का बिजनेस करने वाले, जो भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं, क्या बोल रहे हैं सर? एमसी कर्व अबव एबीसी। मार्जिनल कॉस्ट अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो, मार्जिनल कॉस्ट अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो, ठीक है, इज कंसिडर्ड द सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म। मतलब अगर बिजनेस का मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा लेवल में है तो उसको फार्म का सप्लाई कर्व कहते हैं। मतलब ये बिजनेसमैन जो सेलर है, जो सप्लायर है, जो सप्लायर है या सेलर है, इनके लिए बात चल रहा है सर। उनके लिए सप्लाई कर्व क्या होगा? उनके लिए सप्लाई कर्व वही होगा जब बिजनेस में मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। मतलब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इन परफेक्ट कंपटीशन फार्म एमसी कर्व अबव द एबीसी इज कंसिडर्ड द सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म। ये देख रहे हैं सर, ये एबीसी लाइन है, दिस इज द एबीसी लाइन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लाइन। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हाँ, और ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट का लाइन। अगर आप थोड़ा सा ख्याल करें तो मार्जिनल कॉस्ट, ये जो एरिया है ना मार्जिनल कॉस्ट का, दिस एरिया, जस्ट अ सेकेंड सर, रुको। मैं बेसिकली ये वाला एरिया का बात कर रहा हूं। ये जिसको मैं डीप किया,
ये एरिया बहुत वाइटल है, बिकॉज ये वाला एरिया नॉर्मल एवरेज कॉस्ट का जो एरिया है उससे हायर में है, और दिस एरिया इक्वल्स टू सप्लाई कर्व, मतलब बेसिकली इसका प्रतिबिंब है सर, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो मार्जिनल कॉस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो वही यहाँ पर सप्लाई कर्व के हिसाब से आपको शो कर रहा है। क्या आप लोग देख पा रहे हैं सर? हेलो? হ্যাঁ স্যার দেখতে বুঝতে পেরেছি। यही इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो आप यहाँ देख पा रहे हो ওটাই প্রতিবিম্ব। एग्जैक्टली यही इसका प्रतिबिंब है, मतलब रिफ्लेक्शन है, ठीक है, दैट इज द सप्लाई का। बट व्हाई सर, क्यों ऐसा, क्यों? अब वही क्यों ढूंढना है थोड़ा सा, ठीक है, ये क्यों के लिए ही तो इतना मेहनत अभी, ठीक है। चलो, तो क्यों देखने के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा हो वही सप्लायर का सप्लाई कर्व क्यों बनता है, ठीक है। तो चलो सर थोड़ा सा देख लेते हैं। एक स्पेशल पॉइंट देख लेना सर, एमसी कर्व above ABC is considered the supply curve of the farm because when price less than average variable cost, क्या बोलते हैं सर? Price less than average variable cost. Sir, what do you mean by that? Sir, price less than average variable cost में farm will not supply any output and actually shut down. फार्म और ज्यादा के ज्यादा सप्लाई नहीं करेगा और वो शट डाउन कर देगा। सर थोड़ा सा अलग वे में सोचते हैं, मिठाई सब्जी बहुत कुछ हो गया, थोड़ा सा मैं आपको मैगी से एग्जांपल दूं, चलेगा? हाँ चलेगा सर। देखते हैं बिग बास्केट क्या दाम में मैगी बेच रहा है। ऐसे मैगी किस कंपनी का है सर? नेस्ले। नेस्ले का। मैगी का एक छोटा सा पैकेट क्या दाम में आता है सर? 10 টাকা। 10 টাকা, ठीक है, 12 रुपीज सा, है ना सर? 5 টাকা। अरे नहीं वो वाला छोड़, वो जो स्टैंडर्ड वाला ही बोल, ठीक है। 11.40, ये देख 12 रुपीज दिख रहा है, 12 रुपीज शो कर रहा है, ये स्टैंडर्ड पैकेट है, ठीक है। तो मैगी का एक पैकेट ये वाला 70 ग्राम वाला जो पैकेट है मैं इसी को लेके चलता हूँ, ठीक है। इसका प्राइस नेस्ले कंपनी ने 12 रुपीज रखा। इसका मतलब जरूर एक कंपनी अपना पैकेट का प्राइस 12 रुपया रख के अपना मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट जरूर करता होगा। हाँ सर, मतलब इस 12 टका एक पैकेट मैगी का दाम 12 टका है, इसका मतलब ये है कि 12 रुपीज पैकेट में, 12 रुपीज का पैकेट प्राइस में पर यूनिट पैकेट में, मतलब ऐसा एक पैकेट बनाने में जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा रेवेन्यू आता होगा। ये सर नो, इसको 12 रुपीज में बेच के बिजनेस का रेवेन्यू ज्यादा आता होगा। ये सर नो सर बोलो। नेस्ले प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना सर? एकदम सर, नेस्ले एकदम प्रॉफिटेबल बिजनेस है, टोटली प्रॉफिटेबल बिजनेस। सर आपको कैसे पता? सर क्या बताओ आपको, नेस्ले इंडिया शेयर प्राइस चेक करते हैं। चलो बहुत पुराना बिजनेस है सर, इंडिया में आज का नहीं है। लोगे सर नेस्ले का शेयर? किसको लेना है? स्नेहाशीष थोड़ा बहुत ये सब खबर सुनता है स्टॉक मार्केट क्लास में, फिर भी देख सर ये आज का डेटा है, बस आज 262 रुपीज में पर शेयर में इंप्रूवमेंट हुआ। मतलब आज अगर किसी ने नेस्ले खरीदा होगा, टुडे इज वेडनेसडे, 262 पर शेयर में आज ही प्रॉफिट हुआ है सर। आज का छोड़ो, अगर किसी ने एक साल पहले भी नेस्ले लिया होगा, एक साल में नॉट इस हिसाब से, फिर भी 17,000 था, अभी 17,733 एक शेयर का प्राइस। सर आप 5 साल पुराना डेटा दिखाओगे क्या? चलो सर 5 साल पुराना दिखाते हैं, या फिर आपको मैं थोड़ा सा वैसा ही दिखा देता हूं ना कि अगर किसी ने एटलीस्ट 2010 के आसपास में एक शेयर खरीदा होता, कितना शेयर चल रहा था? 2000 ऑलमोस्ट, 2400 ऑलमोस्ट 2010 के आसपास। 10 साल में शेयर का प्राइस कहां गया सर? ऑलमोस्ट 18,000। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, या मैं अकेला ही देख पा रहा हूं? हाँ सर, क्या आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक कंपनी का शेयर, पर शेयर का प्राइस 2,500 से 20,500 से 17,733 में चला गया। ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना सर। बिजनेस प्रॉफिट किया, रेवेन्यू कमाया, तभी हो सकता है। ऐसे नेस्ले स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, बट इंडिया में भी इसका प्रेजेंस बहुत पुराना है।
मोस्ट प्रोबेबली 1959 से ये इंडिया में बिजनेस कर रहा है, मतलब बस इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद ही आ गया और तभी से ये बिजनेस कर रहा है इंडिया में, और बहुत ही जम के बिजनेस कर रहा है। तो अगर किसी ने 2000 रुपये में लिया था 10 साल पहले, अब समझ लो कितना गुना प्रॉफिट हो गया उसका एक शेयर के बदले। तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब एकदम सिंपल है, बिजनेस का प्रॉफिट जबरदस्त है और इसीलिए बिजनेस आगे बढ़ रहा है। सर एक तरफ आपने नेस्ले मैगी देखा, मैं मैगी का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैगी नेस्ले का एक प्रोडक्ट है, नेस्ले का और भी प्रोडक्ट है, लेकिन मैगी उसका अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। इंडिया में जो नूडल्स मार्केट है उसका 60% मार्केट तो सिर्फ मैगी का ही है। टोटल नूडल्स मार्केट का 60% मार्केट तो सिर्फ मैगी का ही है, इसलिए मैं नूडल्स में इसका नाम लिया। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 रुपीज एक पैकेट दाम रख के इसका रेवेन्यू ज्यादा ही आता होगा कॉस्ट से। तो फिर आप यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब मैगी का नेस्ले कौन है? सप्लायर है। नेस्ले कौन है? सप्लायर है। वो हमेशा यही चाहेगा कि उसका बिजनेस में ग्रोथ हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जाता है बिजनेस में जब उसका प्रोडक्ट का प्राइस उसके कॉस्ट से भी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए, दैट मीन्स इफ 12 रुपीज अगर आपका प्राइस है, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका 15 है, तो मुश्किल में पड़ जाएगा। ये सर नो, प्रोडक्ट का प्राइस 12 है लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 15 है, मतलब बेसिकली आमदनी 98 और खर्चा रुपया। मूवी है ना सर, एक आमदनी 98 खर्चा रुपया, एक मूवी का नाम भी है सर, ये सर एक मूवी भी है, है ना? Yes. यस सर, गोविंदा का। गोविंदा का, ठीक है। तो 50 पैसा आपका अर्निंग है बट आपका कॉस्ट आ जा रहा है 1 टका। तो अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चलता जाए तो क्या आप बिजनेस को सरवाइव कर पाओगे सर? द फार्म विल नॉट सप्लाई एनी आउटपुट और एक्चुअली शट डाउन हो जाएगा बिजनेस का। सर ऐसा हुआ है क्या? हाँ सर, बहुत बिजनेस का ऐसा हुआ है जो अपना प्रोडक्ट प्राइस वगैरह मैनेज नहीं कर पाया और बिजनेस को शट डाउन करना पड़ा, या तो बिजनेस को बंद करना पड़ा। जैसे कि सर, जैसे तो बहुत एग्जांपल्स है, मेरे सामने एक कंपनी का नाम याद आ रहा है, रिलायंस कम्युनिकेशन, नाम सुने होंगे आप लोग? यस सर। हाँ, अनिल अंबानी का बिजनेस है। हाँ सर, लास्ट अगर आप देखोगे एक टाइम पे एक एक शेयर 800 रुपीज चल रहा था, अब देखो सर 3 टका करके चल रहा है। कभी एक शेयर का दाम 800 हुआ करता था 2008-10 में। इसका मतलब इसका बिजनेस, टेक्नोलॉजी, कुछ भी, सब कुछ ही थोड़ा बहुत मुश्किल में आ गया और बिजनेस को बंद करना पड़ा। प्रॉब्लम क्या हो गया? वही मेन प्रॉब्लम तो वही है कि आमदनी 98 हो गया, खर्चा रुपया हो गया, टेक्नोलॉजी डिमांड में नहीं रहा, ठीक है, जो भी हो, पॉइंट एकदम सिंपल है। तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में मिल जाएगा, लेकिन हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस के लिए सोच रहे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन इज नॉट द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का बिजनेस आइडिया नहीं। हाँ, नेस्ले का परफेक्ट कॉम्पिटिटिव आइडिया हो सकता है, बिकॉज नेस्ले जो है वो नूडल्स मार्केट में है, बहुत सारा सेलर्स है मार्केट में, आप बोल सकते हो उसको। तो सर अभी थोड़ा बहुत ग्राफ को समझा दो, ये तो समझ गए कि अगर मेरा प्रोडक्ट का प्राइस वेरिएबल कॉस्ट से कम हो जाए तो फार्म को सप्लाई बंद करना पड़ेगा, और इसीलिए सप्लायर हमेशा ज्यादा दाम में सेल करना पसंद करता है। क्यों? बिकॉज उसको अपना कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो सेलर होता है ना, उसको हमेशा अपना कॉस्ट का चिंता होता है। अगर कॉस्ट का, जो मार्केट कॉस्ट है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, वो कॉस्ट ही अगर आप नहीं निकाल पाते हो तो फिर बिजनेस करने का फायदा क्या? इसीलिए बिजनेसमैन होने के नाते आपको हमेशा इसका चिंता करना चाहिए, और स्पेशली इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। हर मार्केट का अलग अलग हिसाब है, बट फिर भी परफेक्ट मतलब एक जनरल आइडिया भी होता है। जनरल आइडिया भी होता है कि कभी भी कॉस्ट से ज्यादा, कॉस्ट कभी भी प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब कहना क्या है सर? अब ग्राफ को देखो, आपका ये रहा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एरिया, दैट इज P1, ठीक है। P2, जस्ट अ सेकेंड, किसी का देखो सर, P1, P2, P3, P4, दिस इज योर प्राइस एरिया। अब बेसिकली प्राइस में क्या हो रहा है सर? प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, या फिर अगर आप P4 को मानो तो फिर नीचे गिर गया। तो प्रोडक्ट का प्राइस P1, P2, P3, P4 हो सकता है। जब प्रोडक्ट का प्राइस P1 हो, P2 हो, P3 हो, P4 हो, एक चीज तो आप लोग सभी कोई जानते हो ना सर, कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस लाइन है वही डिमांड लाइन है, वही एवरेज रेवेन्यू है, वही मार्जिनल रेवेन्यू है, और वही प्राइस है। हाँ सर, ये बोल दो मुझे थोड़ा सा कि इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो डिमांड लाइन है वही प्राइस लाइन है,
वही एवरेज रेवेन्यू है, वही मार्जिनल रेवेन्यू है। ये तो समझते हो ना, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में, मतलब इसी चैप्टर्स का जो पुराना 2 क्लासेस थे उसी में हम लोग ये चीज पढ़ के आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P1, P2, P3, P4 आप जो भी लाइन बनाओ, हर केस में जब P4 है तो P4 में डिमांड 4 आ जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस इक्वल हो गया। P3 में P3 में आपका D3 AR MR प्राइस आ गया, P2 में D2 AR MR प्राइस आ गया, और P2 में D2 AR MR प्राइस आ गया, और P1 में D1 AR MR प्राइस आ गया। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना कुछ नहीं है, जब आपका P1, P2, P3, P4 उसी तरह आ गया D1, D2, D3, D4, उसी तरह हो गया Q छोड़ो Q1 सॉरी इसको Q1 मान लो, इसको Q2 कर लो, हाँ थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक है यहाँ पर। Q1 बेसिकली Q1, Q2, Q3, Q4 4 लाइन है ना, तो Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये होगा आपका क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, और इतना क्वांटिटी में इतना प्राइस में आपका डिमांड का अलग अलग लेवल पे। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना कुछ नहीं है सर, बस मैं बता रहा था कि हो क्या रहा है। अब इसका कंक्लूजन देखो, ध्यान से सुनना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। D1, D2, D3, D4 जो डिमांड कर्व आप देख रहे हो, ये डिमांड कर्व दिस इज ओके, दिख रहा है ना सभी को डिमांड कर्व? दिस इज द डिमांड कर्व, ओके। ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व। D1, D2, D3, D4 आर डिफरेंट डिमांड कर्व। ऑन ईच डिमांड कर्व रेवेन्यू मतलब एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस, और उसके ऊपर डिपेंड करके प्राइस 1, प्राइस 2, प्राइस 3, प्राइस 4 आर डिफरेंट प्राइस लेवल्स, और जिसके ऊपर डिपेंड करके Q1, Q2, Q3, Q4 आपका डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मतलब सेल कर रहे हैं आप मार्केट में। नाउ हर एक केस में आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले रहे हो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई, बिकॉज एट ऑल पॉइंट MC इक्वल्स टू MR। कैसे पता चला सर MC इक्वल्स टू MR? ये वाला लाइन देखो सर ध्यान से, जस्ट लुक एट दिस, MC इक्वल्स टू MR। ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट, सभी को बोल रहा हूं सर ध्यान से देखना, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, दिख रहा है? ये जिसको मैंने हाईलाइट किया सर, ये मार्जिनल कॉस्ट हर केस में रेवेन्यू को कट किया। ये डिमांड लाइन ही तो रेवेन्यू लाइन है, तो जहां जहां से ये कट कर रहा है मतलब हर जगह में ये इक्विलिब्रियम कर रहा है। ये सन्नो सर, जहां जहां वो कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू को, वो हर जगह में उसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ये सन्नो सर बताइएगा। यस सर। मतलब जहां जहां कट किया वो हर जगह में, जहां जहां कट किया वो हर जगह में MR और MC इक्वल बना। ईच एंड एवरी पॉइंट, जिस पॉइंट में रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट मतलब मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को कट किया, वो हर जगह में इक्विलिब्रियम हुआ। इसमें तो कोई दोहराए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहना क्या है, लेकिन सवाल यही है कि फॉर प्राइस बिलो एवीसी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दैट इज P1 से अगर नीचे आ जाए, द फार्म विल सप्लाई 0 यूनिट, फार्म सप्लाई नहीं करना चाहेगा। क्यों? बिकॉज कोई भी फार्म ये नहीं चाहता कि उसका रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब बेसिकली सिंपल बात है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जब तक है तब तक ओके, फार्म नॉर्मल प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन अगर उसका कॉस्ट कम हो जाता है, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर उसका ज्यादा हो जाता है, किससे? प्राइस से, तो उसको मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी सप्लायर, चाहे वो नेस्ले मैगी हो, चाहे ITC का येपी हो, जो भी हो, फॉर प्राइस बिलो ABC the farm will supply 0 unit because here the farm is unable to meet even its variable cost। वो अपना वेरिएबल कॉस्ट भी मीट नहीं कर पाता। एंड व्हेन प्राइस इज P1, जब प्राइस P1 है तो वो उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के समान है, एंड एट द सेम टाइम फार्म इनकरिंग लॉसेस। और जब उसका मतलब सिंपल बात है कि आप प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा रखे हो कि आप अपना वेरिएबल कॉस्ट को ठीक ठाक से नहीं उठा पाते हो, तो जब आप अपना वेरिएबल कॉस्ट भी ठीक ठाक से नहीं उठा पाओगे, तब तो आपका फिक्स कॉस्ट का भी लॉस हो जाएगा। मतलब सिंपल है सर, दुकान लगाए हो, ये सब्जी वाले कहाँ चला गया? ये सब्जी वाले सब्जी बेच रहा था, ठीक है, ये सब्जी वाले सब्जी बेच रहा है, ये देखो, ठीक है, सब्जी वाले सब्जी बेच रहा है। ये सब्जी का जो दुकान है, दुकान का कोई भाड़ा तो होगा,
हाँ सर, रेंट वगैरह होगा कि नहीं होगा बोलो। यस सर। हाँ, अगर दुकान के लिए लोन वगैरह लिया था तो उसका भी कुछ इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा बोलो। हाँ सर। यस सर। तो जैसे कि दुकान का रेंट हो गया, इंटरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सब उसका क्या हो गया, फिक्स खर्चा हो जाएगा, हाँ या ना। और वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है, इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है बोलो तो। सर इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है। सर ये जो इतना सारा सब्जी लेके बैठता है डेली, यही तो उसका वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये सारा का सारा सब्जी बेचने का जो खर्चा है और जो दाम में वो मार्केट में बेच रहा है, अगर वो ये दाम वापस नहीं ले पाता है, दैट मीन्स अगर उसका प्रोडक्ट का प्राइस लेस देन वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है तो उसको दिक्कत हो जाएगा, मतलब वो बेसिकली लॉस में जा रहा है। ये सर नो बता ना सर। मैगी मैगी पैकेट ही याद कर लो एक बार, सब्जी वालों की भी याद कर सकते हो। 12 टका का मैगी पैकेट है, 12 टका का मैगी पैकेट आपका प्राइस है और आपका 15 रुपीज का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब जो आपका डे टू डे एक्सपेंसेस है बिजनेस का, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको बनाने का खर्चा, ठीक है। तो आपका खर्चा हो रहा है 15 रुपया और आपका मार्केट में प्राइस है 12 रुपीज, तब तो आप वेरिएबल कॉस्ट को भी नहीं उठा सकते। और अगर ऐसा ज्यादा दिन तक चलता जाए तब तो आप रेंट भी नहीं दे पाओगे, और अगर दे भी पाओगे तो लॉस हो जाएगा, और आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी चुकता नहीं कर पाओगे। यस और नो। अगर आप बिजनेस, यस सर, कंपनी चला जाएगा। हाँ बोलो बोलो सर, क्या बोला। सर कंपनी लॉस में चला जाएगा और बंद हो जाएगा फिर। एग्जैक्टली मतलब एक सर्टेन टाइम तक तो आप सब्जी का रेट भी उठा नहीं पा रहे थे, एक सर्टेन टाइम तक आपका जब प्राइस लेस देन वेरिएबल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हुआ, तब आप क्या हुआ कि आप वेरिएबल कॉस्ट नहीं उठा पा रहे, ठीक है, मतलब जो भी सब्जी वगैरह जो भी ला रहे हो उसका खर्चा उठाने में आप बेसिकली अनसक्सेसफुल हो रहे हो। और उसके बाद ऐसे चलता जाए तो फिर आप रेंट कहां से दोगे, आप इंटरेस्ट कहां से भरोगे, ये सब का सवाल हो जाएगा। तो बेसिकली आप लॉस खाओगे तो वो लॉस किस तरह का लॉस खाओगे, वो फिक्स कॉस्ट का लॉस खाना चालू हो जाएगा। तो पहले वेरिएबल कॉस्ट का लॉस खाना, उसके बाद फिक्स कॉस्ट का लॉस खाना। तो ये देखो सर, P1 is equal to ABC and at the same time farm incurring losses equal to fixed cost. It is also called shutdown point. अब ऐसा चलता जाए तो बिजनेस को बंद करना ही बुद्धिमानी का बात है, और करना भी पड़ेगा, अब कर भी नहीं सकते कुछ। तो इस पॉइंट में आके आपका प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट इक्वल हो जाता है, जैसे कि ये लाइन P1 इक्वल्स टू ABC। तो जिस पॉइंट में आपका वेरिएबल कॉस्ट और प्राइस सेम लाइन पे आ जाता है उस पॉइंट को हम लोग शट डाउन पॉइंट बोलते हैं। और उसके नीचे वाला जो सिचुएशन है, मतलब प्राइस जब ABC से नीचे हो जाए तो फार्म सप्लाई करना ही बंद कर देता है, फार्म जो है सप्लाई करना ही बंद कर देता है। मतलब इस पॉइंट में आके फार्म आपको बेसिकली चेतावनी देता है कि सोच ले क्या करेगा, कितना दिन तक और बिजनेस को चला पाएगा। अगर ज्यादा दिन तक चलता जाए तो मुश्किल और बढ़ता जाएगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फार्म इन फार्म्स मार्जिनल कॉस्ट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, फार्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये जो देख रहे हैं ना सर, दिस लाइन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये वाला marginal cost above average variable cost has the identical shape of supply curve। मतलब अगर बिजनेस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से उसका मार्जिनल कॉस्ट हायर सिचुएशन में है, फार्म का मार्जिनल कॉस्ट कर्व अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हैज द आइडेंटिकल शेप ऑफ द फार्म सप्लाई कर्व। मतलब इतना दिन तक क्यों इसका सप्लाई, मतलब ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब ये हो जाता है सर, फार्म Q सप्लाई करे, Q1 सप्लाई करे, Q2 सप्लाई करे, Q3 सप्लाई करे, ठीक है, इसमें हर पॉइंट में उसका मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है। और जब तक बिजनेस का रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल है तब तक बिजनेस सप्लाई कर सकता है, लॉस नहीं खाएगा। लेकिन अगर उसका रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू कहां से आता है, प्राइस से ही आता है, अगर उसका प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे आ जाए तो फार्म के लिए सप्लाई करना नामुमकिन है। मतलब दिस पॉइंट में तो फार्म कभी सप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो एक्चुअली शट डाउन पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एक्चुअली शट डाउन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट। बिजनेस को बंद कर देना है और उसके बाद तो सप्लाई नामुमकिन है, 0 यूनिट सप्लाई होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड क्या हो गया सर, मार्जिनल कॉस्ट जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर है उतना देर तक फार्म को सप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहाँ पर हम लोग मिरर रिफ्लेक्शन देख रहा है, जो हमें मिरर रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जस्ट लुक हियर, दिस एरिया मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज दी सप्लाई कर्व। मतलब आप Q1 में सप्लाई करो, अब Q2, Q1, Q2, Q3, Q4
सिमिलरली Q1, Q2, Q3, Q4 ये सप्लाई आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट इक्वल लेवल में चलता है, ठीक है। उसमें आपका P2, P3, P4 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर P1 से नीचे आ जाए तो आपके लिए सप्लाई करना नामुमकिन है, एंड दिस P1 इज योर एक्चुअली शट डाउन पॉइंट। बोलो सर बोलो। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव बिजनेस स्टार्ट करने से लेके बंद करने तक पहुंच गए। कोई सवाल हो तो करो सर। समझ में आया तो भी बोलो, नहीं आया तो भी बोलो। एनी डाउट सर? हेलो आयन स्नेहाशीष বোঝা গেছে? यस স্যার PU1 এর নিচে নেমে গেলে তো তার মানে তো বিজনেস পুরো বন্ধ করে দিতে হবে। हाँ एग्जैक्टली, तभी तो बोल रहे हैं ना, P1 के नीचे आ जाने से शट डाउन पॉइंट बंद करना चाहिए। बिकॉज आप तो अपना वेरिएबल कॉस्ट ही उठा नहीं सकते, ऊपर से आपका फिक्स कॉस्ट भी लॉस में चला जाएगा। जो बिजनेस का रेंट है, जो बिजनेस का इंटरेस्ट है, वो तो आप रीपे ही नहीं कर सकते। तो जब आप ये सब कर ही नहीं पाओगे तो फिर आप बिजनेस और किस तरह से चलाओगे? नॉट पॉसिबल। ये जेट एयरवेज है ना सर, नाम तो सुने होंगे आप लोग। हाँ हाँ ये कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है। जेट एयरवेज तो ऑब्वियसली ओलिगोपोली बिजनेस है। जेट एयरवेज का बिजनेस बंद होके रखा है, ठीक है। तो क्यों? ये ऑपरेशन बंद करके रखा है। आजकल आपको जेट एयरवेज का टिकट नहीं मिलता होगा, मिलता है क्या? हाँ, 2 साल ना पहले सर, बंद हो पागल गया है। सर। 2 साल पहले बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? बिकॉज ये करेंटली ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बिजनेस है, बट इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये मतलब अगर बिजनेस को चलाएगा तो इतना लॉस हो रहा है इसको, जो लॉस ये अभी करेंटली झेल नहीं सकता, इसलिए अपना ऑपरेशन को बंद करके रखा है, ठीक है। इसलिए अपना ऑपरेशन, बिजनेस नहीं बंद हुआ, ऑपरेशन को बंद करके रखा है, बिकॉज बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में है। ये देखो सर, रेवेन्यू तो है इसके पास 252 बिलियन का, बट प्रॉफिट देखो 6.3 बिलियन का नेगेटिव प्रॉफिट है, मतलब लॉस में है। 6.3 बिलियन डॉलर का नेगेटिव है सर, लॉस, ठीक है। 16,015 एम्प्लॉय है, बहुत सारे एम्प्लॉय को हटाया भी, और जो भी डेटा देख पा रहे हो 17-18 का, बिकॉज उसके बाद बिजनेस ने कुछ किया ही नहीं बिजनेस को भी बंद करके रखा है। मेन प्रॉब्लम वही कॉस्ट एंड रेवेन्यू का प्रॉब्लम। तो एक्चुअली इकोनॉमिक्स नहीं रहा सर, इकोनॉमिक्स तो रियल लाइफ एप्लीकेशन बन गया। ओके सर, समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई सवाल सर किसी के से? बोलो, एनी क्वेश्चन? सोविक, विश्वजीत, आयन, नोमिता, नेहा, रेशमा, स्नेहाशीष, रौनक नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, बोलो सर, समझ आ गया होगा? यस सर, समझ आ गया। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। एक बार घर में रिवाइज करना, जो भी मैंने ग्राफ वगैरह दिखाया उसको एक बार ड्रॉ करके करना, ठीक है। कॉपी में ड्रॉ करके करना, और फिर मुझे शेयर करना कि सर मैंने ड्रॉ किया, मुझे बताना सर मैंने ड्रॉ करके प्रैक्टिस किया, ठीक है सर। तो फिर रिवाइज करो, फिर आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोपोली करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का चर्चा रहेगा मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, ठीक है। ओके, यही आज इतना तक ही है सर, ठीक है। फिर चलो सर, बाय फिर। बाय सर। ओके सर, बाय। बाय सर। बाय सर, बाय। बाय सर। ओके, टाटा।